सो हेलो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं आरएल सर्किट, एलसी सर्किट आएगा, आरसी सर्किट आएगा, है ना। ये तीन सर्किट हम लोग आज डिस्कस कर लेंगे, जो कि आसान है। अगर आपने पीछे वाला लेक्चर देखा हो, जो कि हम इंडिविजुअली पढ़ रहे थे, आर सर्किट, एल सर्किट और सी सर्किट, ठीक है। तो उसका यूज करेंगे इसमें, और आपको मैं बताता हूँ किस तरीके से थोड़ी थोड़ी चीज़ें चेंज हो जाती हैं, और यही चेंज करके सवाल आपको एग्जाम में दे दिया जाता है, ठीक है। तो वो हो जाएगा अगर आप ये चीज़ पढ़ लेते हैं। तो बताता हूँ मैं क्या चीज़ है ये। तो ये आरएल सर्किट सबसे पहले हम लोग शुरू करेंगे, लेकिन इससे पहले जो मैं कल लेक्चर में बताया था, अगर आपने वो देख कर आए हैं तो बिल्कुल सही बात है, आप यहीं से देखिए। लेकिन जो बच्चे नहीं देखे होंगे उनको हम थोड़ा सा पीछे वाली चीज़ बता देते हैं, ताकि यहाँ पे यूज होगी तो उनको कुछ ऐसा दिक्कत ना हो, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पे जैसे हम लोग प्योरली पढ़ रहे थे, पहला चीज़ हम लोग पढ़ा था कल, प्योरली आर सर्किट था, है ना बच्चों। प्योरली आर सर्किट था। तो इस सर्किट में हम लोग क्या देख रहे थे, इस सर्किट में देख रहे थे जैसे वोल्टेज सब में हम सेम ले रहे थे। जैसे वोल्टेज हमारे को मिल रहा था V इक्वल टू वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। लेकिन इसमें जो करंट था ना, वो भी यही था, मतलब कि आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। करंट यही था, मतलब कि इन दोनों के बीच में कोई भी फेज डिफरेंस नहीं था। कल हम ये चीज़ बता चुके हैं। अब आ जाते हैं हम लोग प्योरली सी सर्किट में। प्योरली सी सर्किट जल्दी से देख लीजिए बच्चों। इसमें जो आई इक्वल टू हमने पढ़ा था कल बच्चों, जो कि आई नोट होता था, और यहाँ पे साइन ऑफ ओमेगा टी। अब आपको सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे करंट क्या करता था, लीड करता था या लैग करता था। तो आपको याद होगा कि हमने पढ़ा था कि करंट यहाँ पे लीड करता है, तो साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू आया था। पाई बाई टू फेज से लीड करता है। आपको ये चीज़ याद होना चाहिए बच्चों, कल हमने बताया था। अब यहाँ पे देख लेते हैं प्योरली एल सर्किट, ठीक है। प्योरली एल सर्किट में क्या होता है, आई इक्वल टू आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का पाई बाई टू। इसमें जो करंट होता था वो पाई बाई टू फेज पीछे होता था वोल्टेज से। हम वोल्टेज से नाप रहे हैं सबको ये बात ध्यान देना है ना, हम वोल्टेज से सबको देखते हैं। ओके, ठीक है, पता होगा। अब इसमें अगर हम फेजर बनाते हैं, फेजर बनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हर एक जगह पे फेजर का यूज है। इसमें फेजर का वैल्यू कैसे होता था, ऐसे मान लेते हैं इसमें गया और ऐसा ही इसमें चला जाता था। जिस तरीक़ा से वोल्टेज गया उसी तरीक़ा से इसमें करंट चला गया, है ना। दोनों सेम डायरेक्शन में रहता था। इसमें क्या होता था कि मान लेते हैं कि अगर यहाँ पे करंट ऐसे भागा है, तो यहाँ पे जो वी सी होगा, क्या बोलते हैं, ये जो वी सी बनाया ना बच्चों हम लोग, ये कैपेसिटर का वोल्टेज है ना, कैपेसिटर वाला। किधर के हम कैपेसिटिव सर्किट ले रहे हैं ना, तो उसका वोल्टेज है। तो अगर और इसमें देखें इंडक्टर वाला में, तो इसमें करंट तो ऐसे ही जाता था, देखिए करंट तो ऐसे ही जाता था। लेकिन इसमें जो वी एल होगा, जो पोटेंशियल इन इंडक्टर जो आएगा हमारे पास, वो 90 डिग्री आगे होता था, ठीक है। और इसमें करंट 90 डिग्री आगे होता था। ये सब आई थिंक पता होगा यार, कल मैंने बताया था बच्चों, जल्दी जल्दी से बता देते हैं इसीलिए। और आपको पता होगा कि यहाँ पे हमारे को क्या मिल रहा था, अगर हम देख रहे थे तो यहाँ पे हमें क्या, हम हमारे को रेजिस्टेंस आर ही मिल रहा था। लेकिन यहाँ पे अगर हम बात करें तो हमारे को एक चीज़ मिल रहा था, वो एक्सी था, जिसको हम लोग बोलते थे कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो इसका वैल्यू आ रहा था 1/ओमेगा सी। और यहाँ पे मिल रहा था हमें एक्स एल, मतलब कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसका वैल्यू था ओमेगा एल। ये सब चीज़ याद होना चाहिए ना भाई है ना बच्चों, ये सब चीज़ याद होना चाहिए। इसी को हम लोग बोल देते थे इंडक्टिव रिएक्टेंस, क्योंकि इसका यूज होगा बच्चों। ये कैपेसिटिव है, कैपेसिटिव रिएक्टेंस है, ठीक है। ये सब चीज़ अगर पता है तो बिल्कुल इजी हो जाएगा आपके लिए, सब चीज़ समझ में आएगा। ये हम लोग कब देख रहे थे, जब इंडिविजुअली प्योरली आर सर्किट, प्योरली सी सर्किट, प्योरली एल सर्किट था, तो उसमें ऐसे फेजर बना रहे थे हम लोग। और ये चीज़ ध्यान में हमेशा आपको रखना पड़ेगा बच्चों, क्योंकि यूज होगा। करंट ऐसे होता है तो कैपेसिटिव में वी सी उसका नीचे आ जाता है, और करंट ऐसे होता है तो वी एल ऊपर आ जाता है ना। वी एल ये जो है ऊपर आ जाता है। तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, धीरे धीरे चीज़ें याद हो जाएगी। तो इसी का यूज करना है हमें यहाँ पे, कुछ नहीं है ज़्यादा, इसमें कुछ जानना की ज़रूरत ही नहीं है। आर एल सर्किट है, मतलब कि इसमें आर होगा और एल भी होगा, ठीक है। रजिस्टेंस, रजिस्टर भी होगा और इंडक्टर भी होगा भाई। तो एक हम सर्किट बना देते हैं जिसमें कि एक हमको दिख रहा है ये रजिस्टेंस है, और इसके साथ साथ यहाँ पे इंडक्टर भी अवेलेबल है। और ये ज़रूर कुछ ना कुछ एसी सोर्स से ही ज्वाइन होगा, बिल्कुल, ये तो पता ही होगा बच्चों आपको।
एसी सोर्स का वोल्टेज मान लेते हैं वी है, जो कि वी नोट साइन ओमेगा टी हमने मान लिया है, ठीक है। और ये हमारे को आर दे रखा है, ये हमारे को एल दे रखा है। अगर ये सीरीज में कनेक्टेड है, इंडिविजुअली हम यहाँ पे पहली बात देख रहे हैं ये सीरीज में है, ठीक है। हम ये देख रहे हैं सीरीज में बच्चों, मतलब आर और एल सीरीज में कनेक्टेड हो सकता है ना कि ये ऐसे भी कनेक्टेड हो, आर ऐसे हो और हमारे पास एल ऐसे हो, ये भी तो कनेक्शन हो सकता है बच्चों। तो ये हो जाएगा पैरेलल कनेक्शन। तो ये एक्चुअली में आपको पूछा नहीं जाता एग्जाम में, है ना, ये आपको पूछा नहीं जाता, ये एल है ये आर है, तो ये पूछा नहीं जाता है भाई। लेकिन ये पूछा जाता है जो सीरीज वाला होता है, सर अगर ये आ गया तो कैसे करेंगे। इस ये अगर आ गया बच्चों तो करने के लिए तरीका है, क्योंकि इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल तो सेम है, इसके क्रॉस जो पोटेंशियल है इसके क्रॉस भी वही पोटेंशियल है। तो पोटेंशियल सेम है तो पोटेंशियल सेम करके कर सकते हैं। जिस तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं कि करंट जो इसमें बह रहा होगा वो करंट ये दोनों में सेम होगा, तो यहाँ पे करंट को सेम लेकर सोल्व कर देंगे और वहाँ पे हम वोल्टेज को सेम लेकर सोल्व कर देंगे। अभी इसको समझ जाइएगा तो आप वो भी समझ जाइएगा कैसे होता है। आएगा तो किया जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं होगा आपसे, ठीक है। अब है ये एसी सोर्स है, तो ये एसी सोर्स भाई है कि नहीं, जहाँ से हम लोग देख रहे हैं जिसका पोटेंशियल आपको दे रखा है। तो यहाँ से मान लेते हैं किसी भी टी इंस्टेंट पे, एट एनी टाइम इंस्टेंट टी, किसी भी टाइम टी पे अगर हम लोग जान समझ रहे हैं तो इसमें अगर करंट इस तरीके से फ्लो हो रहा होगा उस टाइम पे, तो जो करंट इसमें गया होगा वही करंट इसमें गया होगा। ये चीज़ तो क्लियर होना चाहिए ना, जो करंट इसमें गया होगा वही, क्योंकि सीरीज में है। ओके ठीक है, तो जो करंट इसमें गया होगा वही करंट इसमें गया होगा। अगर हम इंडिविजुअली जो अभी हम पहले पढ़ के आए हैं, पहला पेज में अभी जो हम ये सब पढ़े हैं उसी का यूज यहाँ पे करना है। तो अगर ये इंडिविजुअल कनेक्शन होते थे, अगर आर सर्किट होता था हमारे पास, अगर आर सर्किट होता था तो हम जानते थे कि यहाँ पे जो करंट होता है बच्चों वो होता है आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी। हम ऐसा जानते हैं अगर इंडिविजुअल कनेक्शन हो। और अगर यहाँ पे एल सर्किट हो तो एल सर्किट में भी हम जानते हैं, सर ये सब क्यों बता रहे हो अभी पता चलेगा बच्चों, आई नोट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का पाई/2। ये जब इंडिविजुअल कनेक्शन होता था आर सर्किट एल सर्किट में। तो इसका यहाँ पे यूज क्या है, यूज है बच्चों, अगर आपसे इसमें करंट पूछा जाए कि इसमें ये करंट कितना फ्लो कर रहा है तो आप क्या बोलिएगा, ये वाला क्या बोलिएगा, है ना। ये तो इंडिविजुअल में था, ये दोनों तो करंट होगा ही नहीं ये तो इंडिविजुअल में था। लेकिन अगर ये दोनों का कनेक्शन साथ में है तो आप कैसे करिएगा, वो आपको समझना है। अगर यहाँ पे करंट बताना है तो करंट कितना होगा भाई, कैसे बताइएगा, कैसे बताइएगा आप। उसको बताने के लिए आपको समझना पड़ेगा कि इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या है, क्योंकि दोनों के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होगा, ठीक है। इसके क्रॉस मान लेते हैं कि पोटेंशियल डिफरेंस को वी आर बोल देते हैं और इसके क्रॉस के पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग वी एल बोल देते हैं। कुछ तो होगा पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस आया होगा, वो हम वी एल और वी आर से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो अब हमको उसको निकालना होगा। अगर यहाँ पे और ध्यान से हम देखें तब आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे अगर हम लिखना चाहते थे आई नोट का वैल्यू, तो आई नोट का वैल्यू क्या होगा, वी नोट अपॉन, हम लोग लिखते थे आर और यहाँ पे लिखते थे आई नोट की जगह पे वी नोट अपॉन एक्स एल, ठीक है, यही तो लिखते थे क्योंकि एल सर्किट था। आई थिंक क्लियर होगा बच्चों, ये तो हमने कल बता रखा था। तो अब देखिए ध्यान से, यहाँ पे वी नोट अब सेम नहीं होगा, क्योंकि हमने अभी बताया क्योंकि ये अगर सीरीज में कनेक्शन है तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कुछ और है, इसके क्रॉस पोटेंशियल कुछ और है, तो पोटेंशियल अलग अलग है भाई। तो हम ये वी नोट नहीं लिख पाएंगे। वी नोट इसलिए लिखता था क्योंकि कनेक्शन सिर्फ सिंगल सिंगल था। अगर इसमें आर सर्किट में कनेक्शन देखें तो कनेक्शन इस तरीके से था, इस तरीके से था कनेक्शन, ठीक है। इसमें कनेक्शन कुछ इस तरीके से था, ठीक है। इसमें कनेक्शन कुछ इस तरीके से था। तो इस तरीके से कनेक्शन था, तो इसमें अगर ऐसे करंट जा रहा था, इसमें ऐसे करंट जा रहा था, इसमें ऐसे, तो यहाँ पे भी का वैल्यू वी नोट साइन ओमेगा टी था, यहाँ पे भी वी नोट साइन ओमेगा टी था, यहाँ पे भी वी इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी था। तो इसमें हम लोग देख रहे थे कि ओमेगा नोट ही इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड था पोटेंशियल का, है ना। लेकिन यहाँ पे हम देख सकते हैं इसके क्रॉस पोटेंशियल कुछ और है। इसके क्रॉस पोटेंशियल क्या था, यही था जो यहाँ पे लगाया हुआ था। लेकिन
ये भी पोटेंशियल इन दोनों के अक्रॉस हैगा। अगर ये दोनों को ज्वाइन कर देते हैं तो इन दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल यही होगा मैक्सिमम। लेकिन अगर इंडिविजुअल देख रहे हैं तो वो भाई अलग होगा, यहाँ पे वी नोट नहीं आएगा। ये भले ही हम इंडिविजुअल सर्किट के लिए लिख रहे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर इंडिविजुअल लेंगे तो इसके अक्रॉस पोटेंशियल वी आर है। हाँ सर, समझ में आ गया। तो यहाँ पे वी आर हम लोग लिखना चाहेंगे और यहाँ पे वी एल लिखना चाहेंगे, है ना बच्चों। अब आपको क्लियर होना चाहिए। अब अगर आपको बताना हो कि अब बताइए कि अगर हमको करंट निकालना है तो हमको पता होना चाहिए ना कि भाई ये दोनों रेजिस्टेंस कितना ऑफर कर रहे हैं सर्किट में। जो एसी सर्किट है हमारे पास, एसी सोर्स से निकलने वाला करंट है, अगर ऐसे चल रहा है तो ये कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस पैदा कर रहा होगा, ठीक है। और ये इंडक्टर भी कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है, आने वाला करंट का अपोज करता है, चेंज इन करंट को अपोज करता है, ये तो हम जानते ही हैं। तो कितना कर रहा होगा, दोनों को जोड़ देंगे। चलिए देखते हैं कैसे करना है। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो अगर हम वी नेट निकालना चाहते हैं, मतलब कि वी नोट, अगर हम नेट पोटेंशियल डिफरेंस इसके क्रॉस निकालना चाहते हैं तो वही तो होगा इसका मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर। तो वी नोट होगा, वो कितना होगा, मान लेते हैं कि वी एल प्लस वी आर हो जाएगा। भाई जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है और जो पोटेंशियल डिफरेंस इसके अक्रॉस है, दोनों को जोड़ देंगे तो आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ से निकाल सकते हैं कि वी एल का वैल्यू कितना हो जाएगा, आई नोट इंटू एक्स एल प्लस आई नोट इंटू आर, और ये हो जाएगा वी नोट। वी नोट मतलब मैक्सिमम पोटेंशियल जो आ रहा है हमारे पास, दोनों को जोड़ के वो कितना हो जाएगा, जो मैक्सिमम करंट इसमें फ्लो हो रहा होगा, इंटू यहाँ पे हम लोग जेड का यूज करते हैं। अगर हमको टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बताना है सर्किट में, जो भी चीज़ है दिया हुआ है, इंडक्टर, रजिस्टर, कैपेसिटर, उन सबको जोड़ के तो हम लोग जेड से रिप्रेजेंट करते हैं, इसको इम्पीडेंस बोलते हैं, ठीक है। अभी आएगा ये चीज़। तो आई नोट आई नोट आई नोट कट जाएगा, तो जेड का वैल्यू आ जाएगा एक्सएल प्लस आर। जो आपने ये बच्चों निकाला है ये सरासर गलत है। अरे भाई क्या मास्टर पढ़ा रहे हो, ये बना रहे हो खुद ही गलत बता रहे हो, लगता है खुद ही नहीं आता है। नहीं आता है बच्चों, आपको भी आता है, लेकिन आप थोड़ा सा यहाँ पे गलती कर रहे हो। गलती ये कर रहे हो बच्चों कि आप भी नोट का वैल्यू जो आप निकाल रहे हो, इन दोनों का पोटेंशियल तो ऐड कर रहे हो, ठीक है ऐड कर रहे हो, लेकिन आपको पता भी है कि ये जो हम लोग लिख रहे हैं यहाँ पे डायरेक्टली नहीं है भाई, ये साइनोसाइडल फंक्शन होता है ना। आप भूल गए बच्चों, यहाँ पे साइन ओमेगा टी आ रहा है, तो यहाँ पे जो ये पोटेंशियल डिफरेंस पैदा हुआ है इसके इसके क्रॉस और इसके क्रॉस, वो ऐसे ही बिल्कुल होगा, उसका कुछ फेज़ नहीं होगा। ये तो चेक करना पड़ेगा ना, हो सकता है फेज हो या ना हो, हमें नहीं पता है, लेकिन हम बिना फेज का जोड़ दिए भाई। ऐसे थोड़ी जोड़ना है, बिना फेज का ऐसे ही जोड़ देंगे हम लोग, ऐसे नहीं जोड़ना है। आपको ये चीज़ अगर समझ में नहीं आ रहा तो मैं आपको बताता हूँ। देखिए, अगर आपको कोई दो फंक्शन दिया रहो, मान लो कि एक्स दिया है ए नोट साइन ऑफ 60 डिग्री, और मान लेते हैं वाई आपको दे दिया है ए नोट साइन ऑफ 30 डिग्री। अब आपको बोल रहा है कि आपको ऐड करना है एक्स प्लस वाई, तो आप लोग कैसे ऐड करेंगे भाई। ए नोट दे रखा है और ए नोट दे रखा है, मान लो कि 2 ए नोट हो गया। भाई आपने ये जो किया है ये ठीक किया है, लेकिन आप ये तो बताओ कि ये कैसे यहाँ पे साइन ओमेगा साइन थीटा का वैल्यू ऐसे ही छोड़ देंगे हम लोग। अगर हम लोग ऐड कर रहे हैं इस ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन को तो ऐसे ही ऐड कर देंगे, ये हो गया बिल्कुल, ये गलत हो जाएगा ना भाई आपका। तो यहाँ पे एक्स प्लस वाई अगर आप करेंगे तो आपको इंडिविजुअली देखना पड़ेगा कि ए नोट साइन 30 डिग्री क्या है प्लस ए नोट साइन 60 डिग्री क्या होगा। अब आप जाकर ऐड करिएगा तब आंसर आएगा हमारे पास, आ रहा है समझ में तो आप ऐसे ही नहीं ऐड कर सकते हैं बच्चों। तो इसको हम लोग देख सकते हैं कि हम लोग कैसे ऐड करेंगे। मान लेते हैं कि ऐसे कर देते हैं, ये तो एक तरीका है। देखिए ये तरीका है ऐसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के द्वारा, लेकिन एक और तरीका है। वो तरीका इस तरीके से है कि मान लेते हैं कि एक साइन 30 डिग्री है, तो मान लेते हैं ये 0 है, तो साइन 30 है तो एक ऐसे हो जाएगा, एक साइन 60 है तो एक ऐसे हो जाएगा। यहाँ से 30 डिग्री पे है और ये यहाँ से 60 डिग्री पे है, ये यहाँ पे ए नोट है और ये यहाँ पे ए नोट है, तो इन दोनों को ऐड कर देंगे, इन दोनों के बीच का एंगल 30 डिग्री आ जाएगा। अगर दो सेम चीज़ हो और साइन 30 डिग्री पे हो तो इसका रिजल्टेंट हम लोग वेक्टर के थ्रू निकाल लेते थे। है ये साइन वाला चीज़ ही, साइन के थ्रू ही, लेकिन हम वेक्टर के द्वारा भी इसको सोल्व करेंगे तो आंसर वही आएगा जो इससे आएगा। आ रहा समझ में बच्चों। तो हम इसीलिए यहाँ पे वेक्टर का यूज कर सकते हैं, हम लोग वेक्टरली इसको ऐड कर सकते हैं। है इसमें साइन का ही फंक्शन आएगा, लेकिन हम लोग वेक्टरली भी ऐड कर सकते हैं। वो किस तरीके से कर सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीका से कर सकते हैं।
आपको ऐसा लगता होगा ना बार बार कि भाई ये तो वोल्टेज करंट ये सब बता रहे हो सर, ये सब तो बस स्केलर क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी को आप वेक्टरली ऐड कर देते हो कहीं पे भी। मैं यहाँ पे स्केलरली ऐड किया तो आप बोल रहे हो गलत है, ये ऐसे कैसे बात है भाई। गलत इसलिए है बच्चों क्योंकि अगर साइनोसाइडल फंक्शन आ रहा है, कोसाइन का फंक्शन आ रहा है, तो उसमें ऐड ऐसे किया जाता है। लेकिन हम इस चीज़ से बचने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रिगोनोमेट्री आ जाएगा, ट्रिगोनोमेट्री का, तो हम ट्रिगोनोमेट्री चैप्टर थोड़ी पढ़ रहे हैं। तो हम इसका यूज ना करके हम इसका यूज करते हैं, और जो कि बिल्कुल सिमिलर आंसर देता है। ठीक है, इसीलिए हम इसका यूज कर लेते हैं। आप इससे निकालिए इन दोनों के बीच का ए रिजल्टेंट। तो ए रिजल्टेंट आपको कितना मिलेगा, ए रिजल्टेंट मिलेगा आपको A/√3 मिल जाएगा, A0/√3। तो एक्स प्लस वाई का वैल्यू हो जाएगा A0/√3। और इनका देख लेंगे, साइन 60 डिग्री पे है, साइन 30 डिग्री पे है। तो इनका फेज को हम अगर देखेंगे तो यहाँ से कितना है, ये कितना एंगल पे आएगा, आप यहाँ पे ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो साइन ऑफ थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, सॉरी टेन थीटा ना, मैं क्या कर रहा हूँ, टेन ऑफ थीटा का वैल्यू आपके पास आ जाएगा। परपेंडिकुलर जो होगा यहाँ पे, ए नोट का एक कंपोनेंट इधर एक कंपोनेंट इधर, तो आप ऐसे ऐसे करके निकाल सकते हैं, कोई ऐसा हार्ड नहीं है यहाँ पे। जैसे हम ये निकाल रहे हैं ना, तो ये ए नोट का एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इसका भी एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, एक इधर आ जाएगा। दोनों को ऐड करके और साइन टेन थीटा यहाँ पे निकल जाएगा, दिस अपॉन दिस, और वही यहाँ पे आ जाएगा, उसका फिर साइन के फॉर्म में लिख दीजिए। हो गया ना भाई। तो ऐसे किया जा सकता है, ये बहुत आसान तरीका है। लेकिन आप इससे जाइएगा तो बहुत हार्ड पड़ेगा, ठीक है ना। यहाँ पे तो एंगल दिख रहा है तो डायरेक्ट जोड़ देंगे लेकिन नहीं दिया रहेगा तो फिर दिक्कत हो जाएगा ना। ठीक है, तो इतना चीज़ बताने के बाद क्या बताना चाहते हो सर, ये आप बताना ये चाहता हूँ बच्चों कि आपको पता है, आप इंडिविजुअल जब पढ़ रहे थे तो आपको पता है कि जो करंट हम लोग बनाते थे वो ऐसे बनाते थे। ठीक है भाई, करंट ऐसे था। फेजर डायग्राम याद कीजिए, तो रजिस्टर के लिए जब फेजर डायग्राम हम लोग बनाए थे तो इसके अक्रॉस ही आ जाता था रजिस्टर का ही पोटेंशियल VR। लेकिन अगर हम बनाते थे इंडक्टर के लिए तो उसका करंट तो ऐसे ही रहता था, क्योंकि करंट दोनों में सेम है। ये करंट जो जा रहा है इसमें भी वही जा रहा होगा, इसमें भी वही जा रहा होगा, तो करंट तो वही रहेगा। लेकिन पोटेंशियल इसका जो होता था वो 90 डिग्री आगे चलता था। तो हम यहाँ पे 90 डिग्री आगे बनाएंगे, ये देखिए 90 डिग्री हम यहाँ पे आगे बनाएंगे। तो यहाँ पे VL हो जाएगा, जो कि यहाँ से 90 डिग्री आगे है। ठीक है, ऐसे अब जाकर आपने सही बनाया है बच्चों, आ रहा है समझ में, अब आपने सही बनाया है। तो मतलब जो हम VL और VR ऐड कर रहे थे, भाई VL और VR के बीच में एंगल 90 है, तो आप डायरेक्टली कैसे ऐड कीजिएगा, इसको ऐड करने के लिए हमको अब यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा इस तरीके से, तो वेक्टरली ऐड होगा ना ये। तो यहाँ पे V0 जो नेट आएगा हमारे पास वो √VL का स्क्वायर आ जाएगा प्लस VR का स्क्वायर, क्योंकि एक दूसरे के 90 डिग्री पे हैं। ओके सर, अब इस तरीके से होगा। तो यहाँ पे हमने क्या किया, हम यहाँ पे इसका साइन का फंक्शन और कुछ ऐसा नहीं लिखे हैं, हम डायरेक्टली यहाँ पे वेक्टरली ऐड कर रहे हैं। और मैंने वही बोला कि बच्चों वेक्टरली ऐड करिएगा तो आपको आसानी मिलेगा। यहाँ पे आसानी तरीके से हमने ऐड कर दिया। ओके, तो अब यहाँ पे आपको मिल जाएगा, ये कितना मिल जाएगा बच्चों, VL का स्क्वायर है, तो VL कितना था, I0 इंटू XL का स्क्वायर प्लस I0 इंटू R का स्क्वायर। तो यहाँ पे V0 का जो वैल्यू आ जाएगा बच्चों, वो आप ध्यान दीजिए, यहाँ पे V0 जो मैक्सिमम पोटेंशियल होगा वो मैक्सिमम करंट जो होगा इंटू जो रेजिस्टेंस होगा पूरे सर्किट के द्वारा, वो जेड से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बाहर आ जाएगा I0, अंदर आ जाएगा XL का स्क्वायर प्लस R का स्क्वायर। ये I0 उड़ जाएगा, तो हमारे पास जेड जो इम्पिडेंस आ जाएगा वो R स्क्वायर प्लस XL का स्क्वायर। तो आपने ये इम्पिडेंस निकाल लिया है, मतलब नेट रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द सर्किट। इम्पीडेंस स्पेलिंग देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये इम्पीडेंस हो गया। अगर आपको ये एंगल फाई निकालना है, मान लेते हैं ये एंगल फाई है, तो यहाँ पे जो 10 फाई होगा परपेंडिकुलर जो VL है अपॉन बेस VR है, ठीक है। VL अपॉन VR हम लोग कर देंगे तो VL अपॉन VR का वैल्यू कितना हो जाएगा, XL अपॉन R। बिल्कुल इजी तरीके से निकाल सकते हैं। तो अब आपने जो चीज़ निकाला है ना बच्चों, वो आपको ध्यान देना है, क्योंकि आपने ये सब चीज़ें समझ लिया, ये सब चीज़ें को ध्यान से बिल्कुल समझना है, हम क्यों ऐसा ऐड कर दे रहे हैं।
क्योंकि इसका आंसर और इसका ऐसे आंसर दोनों इक्वल आ रहा है, वेक्टर नहीं है, फिर भी हम वेक्टर के थ्रू अगर ऐड कर रहे हैं फिर भी आंसर सेम आ रहा है, क्योंकि इसमें ट्रिगोनोमेट्री में कुछ ऐसा चीज़ आ रहा है बच्चों, ट्रिगोनोमेट्री में कुछ एंगल है, कुछ फेज है, तो उसको ऐड करने के बाद ऐसा भी उतना ही आता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बार बार ऐसा सवाल मन में आ रहा होगा तो वो क्लियर हो गया होगा आई थिंक। ठीक है, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आपको ऐसे बार बार पूछना नहीं है कि सर वेक्टरली ऐड क्यों करते हैं, कमेंट में लोग बोलते रहते हैं सर स्केलर है तो वेक्टर की तरह ऐड क्यों कर रहे हैं, भाई आंसर सेम ही आ रहा है। ठीक है, नहीं आता सेम आंसर तो हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के थ्रू जाना पड़ता। ठीक है, तो हमारे को पता चल गया बच्चों कि यहाँ पे जो पोटेंशियल हमने ले रखा था सोर्स का वो था वी नोट साइन ऑफ ओमेगा टी था, लेकिन अब जो नेट करंट ऑफर्ड बाई सर्किट जो है वो आई इक्वल टू मैक्सिमम करंट आई नोट इंटू साइन ऑफ ओमेगा टी, और कितना है, ये जो वोल्टेज हम लोग बना रखे हैं, ये जो वोल्टेज बना रखे हैं वो कितना आगे है, एक सेकेंड, ये जो हमने करंट बना रखा है बच्चों वो वोल्टेज से पीछे चल रहा है ना, तो माइनस का फाई आ जाएगा। मैं वही सोच रहा हूँ कि प्लस का फाई लिखूँ या माइनस का, तो माइनस का फाई आएगा। ये समझ पा रहे हैं आप, ये समझ पा रहे हैं, अगर हमने ऑलरेडी पहले ही वी नोट साइन ओमेगा टी ले लिया है तो भाई करंट यहाँ पे है, और अगर ये जो आ रहा है वी आ रहा है, ये मैक्सिमम हमने मैग्नीट्यूड निकाला लेकिन वी तो यही है, ये ऐसे है, तो फेज फाई जो है वो पीछे है करंट, तो पीछे है तो माइनस कर देंगे, है ना, बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब हम यहाँ पे बता सकते हैं आई नोट का वैल्यू कितना आ रहा था, जो मैक्सिमम पोटेंशियल वी नोट था डिवाइडेड बाई जो इम्पीडेंस आ रहा था, तो वी नोट अपॉन इम्पीडेंस का वैल्यू कितना है, रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स एल का स्क्वायर। आई थिंक अब आपको क्लियर होगा बच्चों, है ना। तो इम्पीडेंस निकालना आपने सीख लिया, तो डायरेक्ट अगर आप लोग सोच रहे होंगे कि इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा इसके द्वारा जो रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा दोनों को जोड़ देंगे, मतलब कि जेड का वैल्यू एक्स एल प्लस आर, नहीं भाई ऐसे मत कीजिएगा, क्योंकि इन दोनों के बीच में कुछ फेज़ है भाई, वो फेज़ 90 डिग्री था। ठीक है, ये चीज़ हमें पता चला जब हम लोग फेजर का यूज किए, यही इसीलिए फेजर पढ़ना जरूरी है। ठीक है, अब अगर हम लोग यहाँ पे एक और चीज़ लिखना चाहते हैं कि कॉस ऑफ फाई कितना हो जाएगा बच्चों, कॉस ऑफ फाई यहाँ से देख लीजिए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कॉस ऑफ फाई हो जाएगा वी आर अपॉन वी रूट ओवर वी एल का स्क्वायर प्लस वी आर का स्क्वायर, मतलब इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं कि आर अपॉन रूट ओवर एक्स एल का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। ठीक है, तो कॉस ऑफ फाई का भी वैल्यू हम लोग निकाल सकते हैं, और भी चीज़ें निकालने के लिए निकाल सकते हैं बच्चों। आपको पता होगा कि पावर क्या होता है, वी डॉट आई हम लोग लेते हैं, मतलब कि वी आई कॉस फाई ले लेते हैं, इन दोनों के बीच का एंगल, वी और आई के बीच का एंगल कॉस फाई ही तो है, तो कॉस फाई को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, पावर फैक्टर बोल देते हैं। जैसे ये यहाँ पे मल्टीप्लाई हुआ है ना, तो इसी को हम लोग क्या बोल देते हैं बच्चों, पावर फैक्टर। तो यही यूज होगा कहीं कहीं पे वर्ड, तो आपको ध्यान रखना है कि पावर फैक्टर क्या होता है, तो आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब यहाँ से आप लोग इसका वैल्यू यहाँ पर रख दीजिए, वी आई का वैल्यू रख के यहाँ पे निकाल सकते हैं, अगर आपको निकालना हो पावर का वैल्यू, तो ये सब चीज़ आप कर सकते हैं। तो इतना ही चीज़ था आरएल सर्किट, तो ये यूज होगा कहीं पे, तो आपको बस इतना ही ध्यान रखना है, बस आप ये चीज़ देख लिए ना बच्चों, आपको दिमाग में बैठ गया ना ये चीज़, तो आप सवाल कर लीजिएगा। इसी तरीके से अगर हम लोग आरसी सर्किट को जानना चाहते हैं तो अब जल्दी जल्दी से हो जाएगा, क्यों, क्योंकि हमने पीछे देख लिया। अब देखिए यहाँ पे आर लगा देंगे, अब आप खुद से भी कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे एक सोर्स लगा दिया ऐसे करके, एसी सोर्स हमने लगा दिया, अगर मान लेते हैं ये V इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी है, हम लोग जल्दी से कर लेंगे, ये R है ये C है, जो भी किसी भी इंस्टेंट पे, ये बार बार मैं इसे लिखता हूँ क्योंकि आपको लगे कि भाई ये AC ही है एट एनी टाइम इंस्टेंट टी, किसी भी एक पर्टिकुलर टाइम पे हम लोग देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि ये बार बार वेरी करता है ना, इसीलिए। तो अब फिर से इसके क्रॉस देख लेते हैं, तो इसके क्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल वी आर होगा, इसके क्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस वी सी क्रिएट हो जाएगा। ठीक है, अब हमको इंडिविजुअली भी पता है बच्चों कि इंडिविजुअली जब आर सर्किट होता है तो आर सर्किट में किस तरीके से हम लोग आई का वैल्यू लिखते हैं, आई इक्वल टू आई नोट साइन ओमेगा टी लिख देते हैं। उसी तरीके से अगर हम लोग को सी सर्किट मिल गया तो यहाँ पे भी हम लोग देख सकते हैं कि लिखना हो तो आई इक्वल टू आई नोट साइन, इंडिविजुअल है बच्चों,
इंडिविजुअल में जो कैपेसिटर का करंट होता है वो लीड करता है, प्लस का पाई/2 रहता है, ठीक है। ये सब चीज़ें पता होगा यार। फिर से वही चीज़ हम लिखना चाहते हैं कि आई नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा यहाँ पे, तो आप लोग को यहाँ पे वी आर लिखना पड़ेगा, अपॉन में आर लिखना पड़ेगा, यहाँ पे आई नोट का वैल्यू लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पे हम लोग वी सी लिख देंगे और यहाँ पे एक्स सी लिख देंगे, ठीक है। तो ये सब चीज़ें तो फिर से पीछे वाला ही रिपीट हो रहा है तो यहाँ पे अगर हम लोग फिर से कैलकुलेट करना चाहते हैं तो आप लोग को वी नोट का निकालने के लिए वी सी प्लस वी आर नहीं करना है कभी भी, ये गलती नहीं करना है, ये बार बार मैं बता रहा हूँ, ठीक है। यहाँ से हमें मिल जाएगा कि जेड का वैल्यू जो आएगा वो एक्स सी प्लस आर आएगा। तो हमें ऐसे नहीं करना है भाई, हमें बिल्कुल भी ऐसे नहीं करना है। हमें देखना है कि इन दोनों के बीच में फेज़ डिफरेंस कितना आ रहा है, तो वो देखने के लिए हमें फेज़र का यूज़ करना पड़ेगा। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि इस तरीके से आपको पता है कि करंट इस डायरेक्शन में अगर है तो जो हम आर बनाएंगे तो आर का जो पोटेंशियल होगा बच्चों वो वी आर जो होगा वो ऐसे ही होगा, ठीक है। बना दिया हमने। अब आपको यहाँ पे मैग्नीट्यूड नहीं देखना कि इसका मैग्नीट्यूड बढ़ा तो ये आगे तक जाएगा, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ऐसे ही मैनेज कीजिए बच्चों, समझिए कि हम लोग फिगर बना रहे हैं ना, इसीलिए। अब यहाँ पे हम लोग को अगर वी सी बनाना है तो हम लोग को पता है कि करंट पाई/2 फेज़ आगे होता है, तो ये वी सी नीचे आ जाएगा, ओके। और ये 90 डिग्री पे हो जाएगा। तो अगर हम लोग को यहाँ पे रिजल्टेंट निकालना है, रिजल्टेंट पोटेंशियल कितना आ रहा है, जो कि इतना बिल्कुल भी नहीं था, तो रिजल्टेंट पोटेंशियल जो वी नोट आएगा मैक्सिमम वो आ जाएगा, दोनों 90 डिग्री पे है तो वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर, ओके। तो अब हमरे को पता चल गया कि वी नोट का जो वैल्यू होगा बच्चों वो मैक्सिमम करंट जो सर्किट में फ्लो होगा इनटू जो इसका टोटल रेजिस्टेंस ऑफर्ड होगा सर्किट का, इक्वल टू रूट ओवर आई नोट इंटू आर का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस वी सी में आ जाएगा आई नोट, जो करंट तो मैक्सिमम यही है, क्योंकि बच्चों इसमें करंट आई ही मैक्सिमम, इसमें आई नोट ही मैक्सिमम फ्लो कर रहा है, ठीक है। और करंट दोनों में सेम जा रहा है, तो यहाँ से आई नोट निकलेगा तो कट जाएगा, तो जेड का वैल्यू आ जाएगा रूट ओवर आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर, ठीक है। तो आप ये भी चीज़ समझ सकते हैं, ये क्या है, यहाँ पे इम्पीडेंस है, ठीक है, इम्पीडेंस इसको बोलते हैं। तो बिल्कुल इजी हो गया। यहाँ पे फिर से अगर आप ये फाई एंगल निकालना चाहते हैं, ये करंट के साथ वाला एंगल फाई बोलते हैं, तो यहाँ पे फिर से टेन ऑफ फाई आप कैलकुलेट करना चाहते हैं तो कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर वी सी अपॉन वी आर हो जाएगा। तो वी सी के लिए एक्स सी आ जाएगा, क्योंकि आई नोट हट जाएगा, यहाँ पे आर आ जाएगा। या पैसे भी निकाल सकते हैं, बिल्कुल ईजी है। आई थिंक आप समझ रहे होंगे है ना, चीज़ें तो इतना भारी है नहीं। फिर से वही बात कि वी जो हम ले रहे थे सोर्स का पोटेंशियल वी नोट साइन ओमेगा टी आ रहा था। अब जो पूरे सर्किट के द्वारा ओवरऑल सर्किट के द्वारा जो ऑफर्ड करंट है हमारे पास वो हमने निकाल लिया, और जो मैक्सिमम करंट आई नोट है, और जो यहाँ पे साइन ओमेगा टी, और यहाँ पे प्लस का फाई आ रहा होगा, क्योंकि देख सकते हैं यहाँ पे जो करंट हम ले रहे हैं वो इस जो पोटेंशियल ले रहे हैं इससे 5 फेज़ आगे है ना बच्चों, 5 फेज़ आगे है। ये हम लोग मैक्सिमम मैग्नीट्यूड निकाले हैं, लेकिन एक्चुअली में एंगल यहाँ पे फाई है, तो ये वी से यहाँ 5 फेज़ आगे है करंट, तो 5 फेज़ आगे है तो आगे के लिए प्लस हम लोग यूज़ कर दिए, है ना। अब यहाँ पे आई नोट आपको पता ही है बच्चों, मैक्सिमम पोटेंशियल वी नोट अपॉन जेड है, इम्पीडेंस वी नोट, और यहाँ पे जो मैक्सिमम है, जो यहाँ पे करंट ऑफर्ड हुआ है वो कितना, सॉरी रेजिस्टेंस ऑफर्ड हुआ है आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। आप चाहें तो बिल्कुल इसी तरीके से एक्स सी का वैल्यू भी डाल सकते हैं, चाहे तो आर स्क्वायर प्लस 1 अपॉन ओमेगा सी का स्क्वायर है ना। फर्दर फिर से अगर पावर फैक्टर निकालना है आपको तो मैंने बता दिया है पावर फैक्टर क्या होता है बच्चों, वो तो कॉस ऑफ फाई होता है। कॉस फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा बच्चों, देख लीजिए पीछे से। कॉस फाई का वैल्यू जो आएगा बच्चों बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस आएगा, तो वी आर आ जाएगा अपॉन रूट ओवर वी आर का स्क्वायर प्लस वी सी का स्क्वायर। मतलब कि वी आर के लिए तो यहाँ पर रेजिस्टेंस आ जाएगा, कटने के बाद आई नोट का वैल्यू कटने के बाद नीचे वही चीज़ आ जाएगा फिर से आर स्क्वायर प्लस एक्स सी का स्क्वायर। आई थिंक क्लियर होगा, यहाँ तक तो आपको समझ में आ ही गया होगा बच्चों। चलिए अब आगे चलते हैं, और तो इसमें ज़्यादा कुछ है नहीं। उसी तरीके से अब एलसी सर्किट आ गया, बिल्कुल बच्चों सिमिलर चल रहा है ना। अब आप एक चीज़ समझ लेंगे ना तो ये इसमें सारा चीज़ समझ में आने लगता है। तो यहाँ पे एक एल बना देता हूँ मैं, एक यहाँ पे कैपेसिटर बना देता हूँ,
एक यहाँ पे AC सोर्स बना दिया मैंने, जो कि इसका पोटेंशियल V नॉट साइन ओमेगा टी। अब आप खुद से कर लीजिए बच्चों। यहाँ से करंट मान लेते हैं I जो बह रहा होगा, यहाँ पे ये जो है वो L है, ये कैपेसिटर है। फिर से वही इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ क्रिएट हो जाएगा VL, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कुछ क्रिएट होगा VC, जो हमें नहीं पता है अभी, लेकिन हमें पता है इंडिविजुअली इनका फेज कैसे चेंज हो जाता है ना। इंडिविजुअली हमें एल सर्किट में पता है कि आई का वैल्यू कैसे होता है बच्चों, आई नॉट साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का π/2 चलता है फेज पीछे करंट। अगर हम लोग सी सर्किट ले लेते हैं बच्चों, तो सी सर्किट में जो करंट का जो वैल्यू होता है वो आई नॉट होता है साइन ऑफ ओमेगा टी प्लस का π/2 फेज आगे चलता है। ठीक है, ये चीज़ तो आपको पता ही होगा। तो यहाँ पे आई नॉट का वैल्यू जो आपको पता है वो भी पता ही होगा। सर हम लोग सब पता है तो बता क्या रहे हो बच्चों पता तो होगा ही, ऐसा तो नहीं है कि नहीं पता होगा। डिवाइड बाई एक्सेल आ जाएगा यहाँ पे आई नॉट का वैल्यू, क्योंकि पीछे से ही तो चीज़ें लिख रहे हैं बार बार यार है ना बच्चों, पीछे से ही तो चीज़ें लिख रहे हैं। यहाँ पे फिर से अगर आप चाहें तो, अगर वी नोट मैक्सिमम पोटेंशियल लिखना चाहें तो आप लोग को ये सब दिखेगा ही नहीं दिखेगा, तो आप लोग क्या करिएगा, डायरेक्ट यहाँ पे वी एल और वी एक्स वी सी को जोड़ देंगे, तो यहाँ से आ जाएगा जेड का वैल्यू एक्स एल प्लस एक्स सी। तो भाई फिर से ये चीज़ गलत हो जाएगा। मैं बार बार इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि नहीं करना है ये बात बच्चे कर देते हैं, कहते हैं कि आंसर नहीं आ रहा है, गलत आ रहा है। गलत ही आएगा ना भाई, ये डायरेक्ट थोड़ी करना है। फिर से वही बात, आपको पता है जो करंट अगर मान लेते हैं कि ऐसे फ्लो कर रहा है, हमें शुरू में ऐसे ही मान लेते हैं ताकि आसान हो जाए। ठीक है, अब आपको पता है जो एल के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस वी एल क्रिएट हुआ है वो करंट से π/2 फेज आगे चलता है, ये चीज़ आपको पता है। तो π/2 फेज आगे चलता है तो बना देते हैं भाई। और आपको पता है ये भी कि जो कैपेसिटर होता है उसका पोटेंशियल करंट से π/2 फेज पीछे चलता है, मतलब ऐसे कुछ चलता है VC। अरे सर तो ये तो एक दूसरे के अपोजिट आ गया, ऊपर ये नीचे। तो अब अगर हम लोग V नेट कैलकुलेट करना चाहें तो ये और आसान हो जाएगा, जो कि V नोट के बराबर होगा। वो कितना होगा, मान लेते हैं कि VL माइनस VC हो जाएगा। मान क्यों रहे, क्योंकि हो सकता है अगर ये बड़ा हो तो इसमें से घटा देंगे, किसी कंडीशन में हो सकता है ये बड़ा हो तो इसको घटा देंगे, है ना, कुछ भी हो सकता है। तो V नोट इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पे आई नोट इंटू जो इम्पिडेंस होगा जेड सर्किट के द्वारा ऑफर किया गया, और VL को लिख सकते हैं आई नोट, जो कि हम लोग यहाँ पे ये और ये लिखते हैं वही चीज़ को यहाँ पे लिखते हैं, इंटू XL हो जाएगा माइनस VC के लिए आई नोट इंटू XC हो जाएगा। तो यहाँ पे जेड का जो वैल्यू आ रहा है बच्चों XL माइनस XC आ रहा है। ये चीज़ आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये तब है जब XL का वैल्यू बड़ा है XC से, ठीक है, ये तब आ रहा है। मतलब कि हम लोग जेड का जो वैल्यू लिखना चाहते हैं इम्पीडेंस का वैल्यू, वो XL माइनस XC लिख सकते हैं। अगर इसका मॉड लगा दे तो आपके लिए और अच्छा हो जाएगा, क्योंकि कुछ भी बड़ा हो सकता है XL बड़ा हो कोई कंडीशन में, हो सकता है XC बड़ा हो। तो आपको डरना नहीं है, आपको इंडिविजुअल लेकर दोनों को माइनस कर देना है, मॉड ले लेना है, तो आपको पता चल जाएगा कि जेड का मॉड का वैल्यू क्या आ रहा है। अरे भाई यहाँ पे XL बड़ा हो सकता है, कहीं पे XC बड़ा हो, तो यहाँ पे XC माइनस XL हो जाएगा। वो तो डिपेंड करता है कि ये बड़ा है कि ये बड़ा है। अब मान लेते हैं कि ये बड़ा था, तो ये बड़ा था तो भाई ओवरऑल जो आएगा बच्चों वो VL माइनस VC आ जाएगा। ऊपर की तरफ वेक्टर की तरह नहीं जानते, उधर इधर 5 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, नीचे 3 न्यूटन का फोर्स लग रहा है, तो ओवरऑल ऊपर की तरफ कितना लगेगा, 2 न्यूटन का फोर्स लगेगा। वही चीज़ तो कर रहे हैं भाई और कुछ नहीं है। तो अब ये पोटेंशियल और करंट के बीच में अब 90 डिग्री का फेज आ रहा है भाई। अब जो पोटेंशियल और करंट के बीच में फेज 90 डिग्री का आ रहा है, इसका मतलब जो हमें पता था जो V का वैल्यू था V नोट साइन ओमेगा टी आ रहा है, और अब जो करंट जो आ रहा है बच्चों वो तो आई नोट आ ही रहा है, साथ में साइन ओमेगा टी माइनस का π/2 आ रहा है। π/2 फेज पीछे यहाँ पे चल रहा है भाई। आप देख सकते हैं करंट जो आ रहा है वो इससे इधर ही है, मतलब कि इधर है तो π/2 फेज पीछे है। हम लोग कल ही बता चुके हैं बच्चों, हम लोग जो एंटी क्लॉकवाइज होता है, एंटी क्लॉकवाइज जो होता है उसको हम लोग लीड से देखते हैं, और जो क्लॉकवाइज होता है उसको लैग से हम लोग देखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है भाई,
ध्यान में रखिएगा, इसी का यूज हम कर रहे हैं बार बार, क्योंकि इधर से पीछे है ना, इसीलिए हम लोग यहाँ पे निगेटिव लिखे थे। ठीक है, आई थिंक अब समझ में तो आ ही गया होगा। तो यहाँ पे आई नोट का वैल्यू फिर से हम लोग लिखना चाहें तो मैक्सिमम पोटेंशियल जो वी नोट ऑफर्ड हुआ है अपॉन में जो इम्पिडेंस आया है, तो जो वी नोट है नीचे इम्पिडेंस कितना आया है, इम्पिडेंस का वैल्यू हम लोग देख सकते हैं मॉड ऑफ एक्सएल माइनस एक्सी लिख सकते हैं। आप लोग यहाँ पे जो शुरू में निकाल रहे थे वो तो एक्सी प्लस एक्सएल आ रहा था, जो कि सरासर गलत था, क्योंकि हम फेज़ नहीं ले रहे थे, इसलिए फेज़ लेकर सोल्व करना है भाई, ऐसे ही अंधाधुंध सोल्व नहीं करना है बच्चों। अब आप बताइए कि यहाँ पे पावर फैक्टर कितना होगा, पावर फैक्टर का कितना हुई भाई, कॉस ऑफ फाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, दोनों के बीच में फेज़ कितना है, 90 डिग्री का फेज़ है, तो कॉस 90 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। इसका मतलब पावर का भी वैल्यू वी आई कॉस फाई होगा, मतलब 0 ही होगा। समझ में आ गया बच्चों, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा आपको। तो यहाँ पे पावर का भी वैल्यू 0 हो गया। ओके सर, सर आपने यहाँ पे 10 फाई नहीं निकाला, निकालिए बच्चों निकालिए 10 फाई का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, फाई का वैल्यू 90 है, तो 1090 कितना होता है, 1090 कितना होता है बताइए जल्दी से, 1000 1090 का वैल्यू आई थिंक मैं तो भूल गया आपको याद है तो बच्चों बताइएगा कितना होता है, मेरे को लगता है 0 ही होता है या फिर इन्फिनिटी होता है, जो भी होगा आप कमेंट कर दीजिएगा, ठीक है, मेरे को भी याद नहीं आ रहा है, कोई बात नहीं, याद कर लेंगे, इसमें क्या है। चलिए यहाँ पे समझते हैं एक बात और बच्चों, अगर कोई कंडीशन ऐसा बन जाए, इफ़ देयर इज कंडीशन वेयर जो जेड का वैल्यू है, इम्पीडेंस का वैल्यू है, जो इम्पीडेंस का वैल्यू है जेड का वैल्यू वो 0 हो जाए, ये कब होगा, जब एक्सएल का वैल्यू एक्सी के बराबर हो जाएगा। भाई ये जो है ये दोनों का माइनस करेंगे तो 0 हो रहा है, इसका मतलब ये दोनों बराबर है, मतलब ऊपर जितना खींच रहा है नीचे उतना ही खींच रहा है, फोर्स से समझिए, ऊपर भी 5 न्यूटन नीचे भी 5 न्यूटन, नेट फोर्स तो 0 हो गया भाई, ऊपर नीचे कट जाएगा, तो उस कंडीशन में एक्सी एक्सएल के बराबर हो जाएगा। ठीक है, मतलब एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल और नीचे एक्सी का वैल्यू 1/ओमेगा सी, यहाँ से ओमेगा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा 1/एल सी, मतलब ओमेगा का वैल्यू हो जाएगा 1/√एल सी बच्चों। और इस ओमेगा को हम लोग बोल देते हैं, ये जो आया है आपके पास ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी, यही एंगुलर रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी हो जाता है ना बच्चों, ऐसे भी बोल सकते हैं। अगर आप नॉर्मल फ्रीक्वेंसी लिखना चाहते हैं तो ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी आपको पता होगा, हाँ सर पता है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो जाएगा 1/2 पाई√एल सी हो जाएगा। ये नॉर्मल फ्रीक्वेंसी है, ये एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, लेकिन ये जो भी फ्रीक्वेंसी आ रहा है इसी को हम लोग रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं बच्चों, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। ये टर्म कहीं पे यूज होगा तो ध्यान रखिएगा कि रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी मतलब कि एक्सएल और एक्सी को बराबर कर देना है, 1/√एल सी आ जाता है ओमेगा का वैल्यू। ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है। और उसी चीज़ को अगर दिखाने के लिए मैं यहाँ पे ले आया हूँ आपके लिए बच्चों आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, एलसी सर्किट, अगर आपको याद करना हो तो आप यहाँ से यहाँ तक बिल्कुल डायरेक्टली याद कर सकते हैं, है ना, मतलब कि एग्ज़ाम के लिए ये चीज़ सही रहता है कि एक ही पेज पे सारा कुछ मिल जाए, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों, है ना। किस तरीके से हम लोग यहाँ पे भी सेम लिए थे, जहाँ पे आप दिखा रहे थे यहाँ पे माइनस का फाई आ रहा था, प्लस का फाई, यहाँ पे प्लस माइनस पाई/2। हाँ, एक बात ध्यान रखिए बच्चों, आई का वैल्यू यहाँ पे प्लस हम पाई/2 लिखे हैं, लेकिन प्लस माइनस पाई/2 हो सकता है, किधर लिखा हूँ मैं, किधर लिखा हूँ, यहाँ पे लिखा हूँ माइनस का पाई/2 लिखा हूँ, क्यों, क्योंकि जब ये ऊपर आया था, लेकिन हो सकता है किसी केस में ये बड़ा हो तो नीचे भी तो आ सकता है, तो उस केस में हम क्या लेंगे, पॉजिटिव ले लेंगे। तो पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी हो सकता है, वो डिपेंड करता है कि कौन सा वैल्यू बड़ा है ना बच्चों, कौन सा वैल्यू बड़ा है। और भी चीज़ आप देख सकते हैं यहाँ पे, जैसे कि हम लोग आई नोट का वैल्यू वी0/जेड करके निकाल रहे थे, तीनों केस में साफ साफ दिख रहा है हमें। और ये फेज़र को आप ध्यान रखिए, फेज़र आप ध्यान रखेंगे तो आपको सब सब कुछ क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे यहाँ पे इम्पीडेंस भी आप देख सकते हैं कैसे हमने कैलकुलेट किया, पावर फैक्टर तो कॉस फाई के थ्रू हम लोग कैलकुलेट करते हैं, इसमें 0 ही आ रहा था। हाँ सर याद तो है। अब यहाँ पे देख सकते हैं लीड करता है करंट, यहाँ पे वोल्टेज लीड करता है, और यहाँ पे डिपेंड करता है कौन लीड करेगा। तो ये चीज़ें बिल्कुल आसान है, आपको समझना पड़ेगा, ठीक है। अब हम कुछ सवाल कर लेते हैं बच्चों,
वो चीज़ें बिल्कुल ईजी है। अगर एक चीज़ आप मैं शुरू में बताने में इसलिए टाइम लगाया क्योंकि आपको समझ में आ जाए भाई। और ऐसा कभी नहीं सोचना है कि स्केलर है तो हम वेक्टर के थ्रू ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि भाई ये आंसर सेम आ रहा है। मैंने अभी जैसे बताया ना कि एक साइन में है एक और साइन में है, तो साइन में है तो हम डायरेक्टली वहाँ पे भी ऐड नहीं करते, वहाँ पे ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज करते हैं। और ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन यूज करके आंसर लाइए या फिर वेक्टर का यूज करके आंसर लाइए, आंसर बस सेम आ जाता है। भले ही स्केलर है लेकिन आंसर तो सेम आ रहा है, इसलिए हम लोग यूज कर दे रहे हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है बच्चों जो आपको समझ में ना आए। सवाल कर लेते हैं भाई। रेजिस्टेंस दिया हुआ है 300 ओम का, जिसमें कि आपको पता है कि इंडक्टेंस का वैल्यू इतना है, मतलब कि आर और सी दोनों अवेलेबल है, आर और एल दोनों अवेलेबल है सर्किट में, एसी सोर्स से कनेक्टेड है, बिल्कुल बोल रहा है। फ्रीक्वेंसी आपको दे रखा है इतने का है। फेज डिफरेंस बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, भाई यहाँ पे साफ साफ पता चल रहा है कि रेजिस्टेंस है, कॉइल में जो रेजिस्टेंस इतना है, सेल्फ इंडक्टेंस इतना है, मतलब आर और एल सर्किट है। आर एल सर्किट को सोच लीजिए थोड़ा देर के लिए, उसमें डायरेक्ट हम लोग आ जाते हैं इस पे फेज़र पे। फेज़र में आपको पता है करंट ऐसे था, आर एल सर्किट था तो रेजिस्टेंस जो होता था उसके लिए वी आर ऐसे ही होता था और वी एल ऊपर होता था। ये चीज़ आपको याद रखना पड़ेगा, आप बस फेजर याद कर लीजिए बच्चों, सवाल हो जाएगा आपसे। इसका कुछ रिजल्टेंट ऐसे आता था वी नोट, फेज डिफरेंस यही तो होता था फाई, तो यहाँ से डायरेक्ट बोल दीजिए फेज डिफरेंस 10 फाई का वैल्यू कितना हो जाता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस वी एल अपॉन वी आर। यहाँ से हमको पता चल जाता था एक्सएल अपॉन आर। कितना ईजी है देख लीजिए, एक्सएल का वैल्यू ओमेगा एल होता है, तो ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ओके, फ्रीक्वेंसी हमको दे रखा है इंटू एल डिवाइडेड बाई आर, आपको दे रखा है ना फ्रीक्वेंसी यहाँ पे ये, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 100 अपॉन पाई है। आप लोग खुद से कीजिए बच्चों। और यहाँ पे एल का वैल्यू आपको दे रखा है 1.5, यहाँ पे नीचे दे रखा है आर का वैल्यू 300 ओम है। पाई पाई कट गया, डबल जीरो कट गया, ऊपर आ गया 3/3 मतलब कि 1, मतलब 10 फाई का वैल्यू 1 आ गया, मतलब कि फाई का वैल्यू 45 डिग्री है। कितना ईजी है बताइए आप ही, ये सवाल नहीं होगा आपसे। सर ये सवाल हो जाएगा लेकिन क्या ये जेई में आएगा? आएगा बच्चों, आएगा। ये छोटे छोटे सवाल करके ही आपको कॉन्फिडेंस मिलेगा कि सवाल कर सकते हैं। बाकी हम लोग सवाल कराएंगे पीवाईक्यूज तो आपसे होंगे, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल होगा भाई, होना चाहिए बिल्कुल। देखिए यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दे रखा है हमको, कैपेसिटेंस दे रखा है, सर्किट कंटेनिंग कैपेसिटर ओनली। अच्छा, ये सिर्फ कैपेसिटर सर्किट है, तो जिसमें करंट इतना फ्लो हो रहा है, एक्सप्रेशन फॉर द इंस्टेंटेनियस वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर। भाई ये क्या है, आर सर्किट है। तो आर सर्किट के लिए हम लोग क्या करते थे बच्चों, करंट ऐसे रखते थे और इसमें पोटेंशियल का वैल्यू जो होता था वो नीचे की तरफ होता था, वी सी। ठीक है, तो हमको बोल रहा है कि बताइए इंस्टेंटेनियस वोल्टेज का वैल्यू क्या होगा। वोल्टेज निकाल लेते हैं, करंट से तो पीछे होगा, v इक्वल टू वी नोट साइन ओमेगा टी माइनस का पाई/2, मतलब कि इस करंट से तो पीछे है ना, इस करंट से तो पीछे ही होता था। तो वी सी क्या करता था, यहाँ पे लैग ही तो करता था, ये चीज़ तो हमको पता ही है। आर सर्किट में, सॉरी सी सर्किट है यार, क्या लिख रहा हूँ, सी सर्किट में तो आपको पता ही है बच्चों, ऐसे ही होता था, कल ही बता चुके हम लोग। वी नोट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई नोट इंटू आर, मतलब कि एक्स सी। वी नोट का वैल्यू तो यही होगा, तो यहाँ पे आई नोट का वैल्यू जो करंट इसमें सर्किट में बह रहा है, पीक वैल्यू उसका दे रखा है, पीक ही चाहिए हमें, 1.57 है, इंटू एक्स सी का वैल्यू क्या होता है बच्चों, 1/ओमेगा सी होता है, मतलब कि 1/ओमेगा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 50 है, इंटू सी का वैल्यू कितना है 100 माइक्रोफराड 10⁻⁻6। ये कितना आ रहा है भाई, 100 400 आ जाएगा तो 10⁻⁻400 आ रहा है, तो 10⁻⁻2 मतलब 100/पाई आ रहा है यहाँ पे, तो यहाँ पे 100/पाई लिख देते हैं, तो ये लगभग लगभग 50 आ जाएगा। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा 50 साइन ऑफ ओमेगा टी माइनस का पाई/2। देखिए ओमेगा के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है, आंसर यहीं से मैच हो जाएगा जो कि दिख रहा है हमें। बस हमें पता रहना चाहिए कि पाई/2 फेज पीछे होता है, ये जो होता है कैपेसिटिव सर्किट में, ओनली कैपेसिटिव, प्योरली कैपेसिटिव बोल सकते हैं। इस सवाल में बोला जा रहा है बच्चों आपको कि एसी सोर्स दे रखा है जिसका ईएमएफ यहाँ पे आपको दे रखा है कि ई इक्वल टू ई नोट साइन
ऑफ 100 T है। तो इस ये कनेक्टेड किया गया है सर्किट को इन फेज विथ, अच्छा कनेक्टेड अक्रॉस द सर्किट। और फेज बोल रहा है कि ईएमएफ और करंट के बीच का फेज हमें π/4 पता है। ओके, कोई भी ऐसी सोर्स होगा और उसमें जो ईएमएफ आपको दे रखा है ये है, और आपको पता है कि आई और ई के बीच में फेज डिफरेंस π/4 है। सर्किट consists possibly RC और LC in series, the relationship between the two elements। अरे यार, जब फेज डिफरेंस ई और आई के बीच में फेज डिफरेंस π/4 है तो ऑब्वियसली RC ही होगा ना, क्योंकि LC नहीं हो सकता। LC में π/2 का फेज होता है दोनों के बीच में। चलिए लिख लेते हैं। फेज का वैल्यू π/4 दे रखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ई का वैल्यू हमको दे रखा है E0 इंटू साइन ऑफ 100T दे रखा है। तो यहाँ पे करंट का वैल्यू क्या हो जाएगा, आई का वैल्यू I0 आ जाएगा। यहाँ पे फेज में देख लेते हैं, फेज में साइन 100T। देखिए यहाँ पे देखना पड़ेगा ग्राफ को, ये यहाँ से शुरू हो रहा है ईएमएफ, यहाँ पे करंट 0 से शुरू हो रहा है, मतलब कि इसको पीछे धक्का दिया गया है, मतलब कि पीछे कर दिया गया है। तो लीड करता है तो हम लोग पीछे धक्का दे देते हैं, ठीक है। तो लीड करता है तो प्लस का π/4 आ जाएगा फेज, इसीलिए तो इसको पीछे कर दिया गया। ऐसे भी देख सकते हैं यहाँ पे इसका जो मैक्सिमम करंट है वो पहले आ रहा है, किससे, ईएमएफ का मैक्सिमम से। तो ऑब्वियसली लीड करेगा, तो लीड ही तो कर रहा है। ठीक है भाई, अब ऐसा आ गया तो हम अगर करंट को फेजर से ऐसे दिखा देते हैं आई, तो आपको पता है ईएमएफ को हमको थोड़ा सा पीछे बनाना पड़ेगा, क्योंकि ये लैग कर रहा है ईएमएफ। ई बना दिया। ये कितना एंगल है, π/4 का है। सिंपल सी तो बात है भाई। ऑब्वियसली ये आरसी सर्किट होगा, एलसी तो नहीं हो सकता है। तो एल और सी वाला तो हटा दीजिए आप, एल और सी वाला नहीं हो सकता है, मतलब एल वाला तो ये नहीं होगा, एल वाला नहीं होगा, आर और सी हो सकता है। इसका मतलब अब हमें पता करना है आर और सी का वैल्यू, तो हम लोग निकाल सकते हैं भाई। I0 का वैल्यू कितना होगा, अच्छा ये छोड़ो यार, यहाँ से I0 क्यों निकाल रहा हूँ, यहाँ से 10 ऑफ π/4 का वैल्यू कितना हो जाएगा, परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर हो जाएगा अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस अगर हम लोग करते हैं तो जो नीचे आता ऊपर आता तो VC/VR हो जाएगा। तो XC/R हो जाएगा। XC का वैल्यू 1/ωc/R आ जाएगा बच्चों, 10π/4 1 होता है, तो ωc/R का वैल्यू 1 आ रहा है। ओके, तो आपको पता होगा बच्चों, ये चीज़ तो पता ही होगा, किधर गया ओमेगा, कहाँ से आ गया, ओमेगा का वैल्यू 100 है साइन ओमेगा टी, तो 100 लिख देता हूँ। तो CR का वैल्यू 1/100 आना चाहिए। कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, आर और सी को मल्टीप्लाई कीजिए बच्चों, 10⁻³ गुने 10 गुने 10⁻⁻6, 10⁻⁻2 ही तो आ रहा है, और यही तो 10⁻⁻2, तो ये आंसर हो गया। आसान है यार, आसान है, फर्स्ट ऑप्शन हो गया। देखिए एक और सवाल बिल्कुल ईजी सा है। टेलीफोन वायर है जिसका लेंथ इतना किलोमीटर है, कैपेसिटेंस दे रखा है इतना है। अच्छा, कैपेसिटेंस इतना किलोमीटर, इतना माइक्रोफैराड पर किलोमीटर है। इट कैरीज AC और फ्रीक्वेंसी इतना है, AC और फ्रीक्वेंसी इतना है। बोला जा रहा है कि इंडक्टर रिक्वायर्ड द कनेक्टेड इन सीरीज विथ द सो दैट द इम्पिडेंस ऑफ द सर्किट विल बी मिनिमम इम्पिडेंस चाहिए। कैपेसिटिव कैपेसिटिव है ये सर्किट। अच्छा, कैपेसिटेंस तो है ही और साथ में इंडक्टर है, मतलब कि LC सर्किट हो गया। LC सर्किट में आपको पता था बच्चों कि अगर मिनिमम करना है इम्पीडेंस का वैल्यू, जेड का वैल्यू क्या होता था, मॉड ऑफ जेड का वैल्यू मॉड ऑफ XL माइनस XC होता था बच्चों। और अगर हमको इसका वैल्यू मिनिमम करना है तो ये दोनों को बराबर कर दो, तो XL बराबर XC आ जाएगा, मतलब ओमेगा का वैल्यू 1/√LC आ रहा था। हाँ सर ये तो पता है, तो यही तो होगा। तो इसमें वैल्यू ऑफ इंडक्टर पूछ रहा है, मतलब कि एल का वैल्यू हो जाएगा बच्चों 1/C⁻²। मतलब कि आप लिख सकते हैं यहाँ पे सी का वैल्यू हमारे पास देखिए, 1 किलोमीटर में 0.014 माइक्रोफेराड आ रहा है। तो 200 किलोमीटर में कितना आएगा, 200 से गुना कर दो भाई, तो 28 आ जाएगा। 10 के पावर में नीचे 10 के पावर 3 आ जाएगा, 10 के पावर 3 नीचे आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा
10⁻5 गुने 10⁻−6 है, ये कट जाएगा तो नीचे एक और 10 आ जाएगा, तो 28 इंटू 10⁻⁻4 आ रहा है, इतना फैराड आ रहा है। ठीक है, अरे यार मैं माइक्रो ही फैराड में कैलकुलेट, चलो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं 28 इंटू 10⁻⁻4 ओमेगा स्क्वायर, मतलब कि हमको पता है बच्चों फ्रीक्वेंसी दे रखा है, तो 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी कर सकते हैं हम लोग। 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी का वैल्यू 5 इंटू 10⁻3 है, 10 पाई हो जाएगा, तो पाई इंटू 10⁻4 हो जाएगा, तो पाई इंटू 10⁻4 इंटू पाई इंटू 10⁻4, 10⁻4 10⁻⁻4 कट जाएगा भाई। कितना आंसर आ रहा है बच्चों, देखिए ध्यान से, मिली हेनरी में है, तो मिली में है तो हम लोग यहाँ पे कर देते हैं 1/28 पाई इंटू 10 मिली हेनरी में आएगा। अब इसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं, तो ये लगभग 0 पॉइंट समथिंग में आएगा, 0.35 तो यही दे रखा है, ये आंसर हो जाएगा। बिल्कुल आसान है बच्चों, कैलकुलेट आप कर लीजिएगा। एक और सवाल आपको लिए लाया हूँ बच्चों, ये सवाल आप लोग खुद से भी कर सकते हैं यार, काफ़ी आसान से सवाल है ये। प्योरली इंडक्टिव सर्किट है जिसमें एल का वैल्यू दे रखा है। पहली बात प्योरली इंडक्टिव है, तो प्योरली एल सर्किट है, तो इसमें आप सब कुछ निकाल सकते हैं। इंडक्टिव रिएक्टेंस बताइए कितना होगा। इंडक्टिव रिएक्टेंस कैसे निकालते थे, एक्स एल का वैल्यू ओमेगा एल कर दीजिए, ओमेगा का वैल्यू आपको पता है, ओमेगा का वैल्यू नहीं पता है आपको, ये जब दे रखा है v = 100 साइन ऑफ पाई 100 पाई टी साइन ओमेगा टी, तो ओमेगा का वैल्यू आपको पता है 100 पाई इंटू एल का वैल्यू पता है 100/पाई 10⁻⁻3। ये सब चीज़ आप कैलकुलेट कर सकते हैं भाई, अब मैं इतना क्यों कैलकुलेट, 10 आ जाएगा यहाँ पे। इसके बाद पीक वैल्यू आरएमएस वैल्यू बताना है, पीक वैल्यू के लिए आप बता सकते हैं करंट का बताना, पीक वैल्यू I0 हो जाएगा, जो कि आप लोग V0/XL से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो V0 का वैल्यू कितना है 100, XL का वैल्यू 10 आ जाएगा, कितना ईजी है। RMS वैल्यू मतलब कि आप लोग बता सकते हैं IRMS कितना होता है, I0/√2 होता है, हाँ उसको पता तो है, तो भाई करो ना, 10/√2 आ जाएगा आंसर। अब हमको पता करना है एवरेज वैल्यू, तो आई का एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगा पूरे साइकिल के लिए, साइन का फंक्शन है तो 0 हो जाएगा कंप्लीट साइकिल के लिए, कंप्लीट साइकिल के लिए 0 हो जाएगा। सिंपल है यार, फ्रीक्वेंसी बताना है, टाइम पीरियड बताना है, कितना इजी है। तो आपको पता है ओमेगा का वैल्यू कितना है, इतना है, तो फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो जाएगा, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू कितना हो जाएगा जल्दी बताइए, 1/2 पाई ओमेगा हो जाएगा। क्या मैं सही लिखा हूँ, ओमेगा बराबर 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी होता है बच्चों, अब जाकर सही लिख रहा हूँ यहाँ पे, फ्रीक्वेंसी का वैल्यू हो जाएगा ओमेगा 100 पाई/2 पाई, तो 50 आ जाएगा, 50 हर्ट्ज यहाँ पे आ जाएगा। उसी तरीके से आप लोग टाइम पीरियड बताइए, 1/50 आ जाएगा, ये भी निकाल लिया। पावर फैक्टर बताना है, पावर VI cos∅ होता है, तो एंगल कितना है 90 डिग्री होता है प्योरली इसमें, तो cos ऑफ 90 डिग्री कितना हो जाएगा 0, पावर भी 0। टाइम डिफरेंस बताना है, तो टाइम डिफरेंस आप समझ सकते हैं, अगर π/2 का होता है तो π/2 के लिए हम लोग T/4 लेते हैं, कितना ईजी है, सब कुछ हो गया। आप लोग खुद से भी कैलकुलेट कर सकते हैं बच्चों। तो यहीं तक था, यहाँ तक आने के लिए बच्चों आई विल से यू थैंक यू, क्योंकि सवाल और करेंगे भाई, ये सवाल तो आसान आसान थे, बहुत आसान आसान थे बच्चों, हम लोग आए हुए सवाल भी करेंगे आगे। तब तक के लिए ओके, बाय बाय।